गुड मॉर्निंग भविष्य के शिक्षक। आज आपकी और हमारी जो चर्चा का विषय होगा वो होगा शिक्षण और अधिगम का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और ये टॉपिक जो आज चर्चा के लिए चुना गया है, वैसे तो सारे टॉपिक जो भी आप ट्रेनिंग के पीरियड में कर रहे हैं, ये सब आपको हर क्लास में हर स्टेप पे आपको मदद करेंगे एक अच्छे शिक्षक बनने में। लेकिन ये टॉपिक आपके प्रत्येक कक्षा को किस प्रकार से आप बहुत अच्छा इंजॉयफुल बना पाएंगे और बच्चे आपके पढ़ाई से बहुत अधिक संतुष्ट होंगे, इस कक्षा में इस पे ही जोर दिया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। दूसरा बिंदु जो होगा जिस पे हम लोग बातें करनी है वो है शिक्षण का नियोजन, यानी प्लानिंग ऑफ टीचिंग। फिर जो हम लोग आएगा शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसरण, और लास्ट हम लोगों का रहेगा शिक्षण का नियंत्रण। इन पांचों विषयों पे हम लोगों को गहनता से जाननी है, क्योंकि इन सारे पांचों विषयों का उपयोग जब आप अपनी कक्षा में करेंगे तो आपका क्लास बहुत अधिक प्रभावी होगा और बच्चे बहुत अधिक आपसे खुश होंगे। साथ ही साथ अधिगम का स्तर बहुत ही अधिक उच्च कोटि का होगा। अब हम लोग इसमें एक एक करके सारे बिंदुओं को देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग का जो पॉइंट था शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। शिक्षण प्रबंधन की व्यवस्था सिंपल सा जानते हैं, कहीं भी प्रबंधन शब्द जैसे आया तो आपके मन में आ ही जाता है क्या, तो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए। इसी को बीसी ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम भी कहा था। आप जब भी अपने नोटबुक में लिखने लगे तो ट्रेनिंग के पीरियड में, खासकर शिक्षक ट्रेनिंग में, किसने कौन सी बातें कही उसका मेंशन करना होगा। जैसे शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मूल्यांकन आयाम किसके द्वारा कहा गया था, अगर आपसे कोई पूछ दे आपको बताना पड़ेगा बीसी ब्लूम के द्वारा। अब ब्लूम याद करना तो बहुत आसान सा है। ब्लूम मतलब समझते हैं ना, फूल देखे हैं ना, तब तो आ जाएगा कहां से ब्लूम क्यों कहे, किस फूल के लिए हम लोग ब्लूम शब्द का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा शिक्षण अधिगम के लिए जो मूल्यांकन आयाम आया था वो बीसी ब्लूम का था। आपको जान के आश्चर्य होगा अभी जो आप शिक्षण अधिगम के बारे में बातें कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ पंचदीप योजना चल रही थी, जिससे सारे शैक्षणिक कार्य कैसे संपादित होंगे उसके बारे में कहा गया था। और पंचदीप योजना हर वर्ग के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या क्या थे, तो सबसे पहले था नियोजन, प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण एवं लास्ट में था प्रयोग। लेकिन वर्तमान में हमारी पंचदीप योजना अभी लागू नहीं है। इसी को फिर से डेविड के द्वारा इसको 4 के शिक्षण के 4 सोपान दिए गए थे, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतना देर से हम आपसे शिक्षण शिक्षण बोलते आ रहे हैं, क्या आप में से कोई बता सकते हैं जो शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण कहते किसको है?
जिसे आप क्या देखेंगे, जैसे उर्दू भाषा में किसका उपयोग होगा, तालीम का। इसी तरह क्या होगा, आदि बनाना कर सकते हैं, अभ्यस्त बनाना कर सकते हैं, या आदत देना। यही तो शिक्षण है। किसी बच्चे को हम चोरी करने की आदत सिखाते हैं, कैसे चोरी किया जाएगा, तो वो भी क्या है, वो तो शिक्षण का है। सिंपल सा शिक्षण का एक अर्थ है आदत, यहां हमने लिखा भी है, आदत देना, अभ्यस्त करना, या कह सकते हो तालीम देना। ये सारे सिंपल मीनिंग है आपके शिक्षण। अब शिक्षण किसे कहेंगे, इसको परिभाषित किए थे B.O. स्मिथ। इन्होंने कहा था शिक्षण क्रियाओं और हाव भाव की एक प्रणाली है जिसमें पारस्परिक अंतर संबंध से अधिगम होते हैं। अब यहां देखें, हम क्लास में आपके साथ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथ को आगे पीछे कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं कि नहीं, हमारा क्या है, एक्सप्रेशन आ रहा है, हमारा हाव भाव आ रहा है। हम जैसे हम क्लास में अगर फल की बात करें, आम की बात करें, हमारा हाथ कैसे हो जाएगा, ये हमारा हाव भाव दिखा रहा है। हम किसी को अपने हाथ से, अपने चेहरे से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो शिक्षण क्रिया तथा आव भाव की एक प्रणाली है। सिंपल सा कहेंगे शिक्षण क्रिया है क्या, तो ये आव भाव, ये क्रिया एवं आव भाव की क्या है, प्रणाली है, जिसमें क्या है, परस्पर संबंध है और जिससे क्या होता है, अधिगम होता है। आपको याद होगा, आपके किसी गुरुजन ने किसी विशेष प्रकार से आपको अध्यापन कार्य किए होंगे, आपको पढ़ाए होंगे, कितने समय बीत गए आपसे, लेकिन आज भी उनके उस टोन को आप जानते हैं, वो कैसे पढ़ाते थे उसको आप जान रहे हैं। यही तो आपने क्या हुआ, अधिगम हुआ। तो अब तो क्लियर हो गए, जब आप अपने क्लास जाएं, क्लास में जब भी पठन पाठन का कार्य करें तो आपके हाव भाव भी प्रभावी होने चाहिए। आपकी क्रियाएं और हाव भाव जो है, इसी दोनों का क्या होगा, मिश्रण होगा, और मिश्रण होने से अधिगम का कार्य होगा, बच्चे अधिक सीख पाएंगे। तो आप कह सकते हैं, तो अधिगम क्या है, आप क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं कि अधिगम क्या है, यानी मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का क्या अर्थ है, यहां क्रियाओं एवं अनुभवों से जो व्यवहार परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सिंपल वे में हमने क्या कहा, क्रियाओं एवं अनुभवों से जो व्यवहार में हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा, वही तो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन किसी अभिप्रेरणा से हो, किसी परिपक्वता के कारण हो, या भावुकता से हो, तो वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। क्लियर हो जाए, अधिगम में ये तीनों बातें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या, किसी अभिप्रेरणा से, या किसी परिपक्वता, हम मैच्योर हो गए, बहुत दिन बुजुर्ग हैं, परिपक्व हैं, हमें परिपक्वता आ गई इससे, या हम किसी भावुकता बस, भावना बस, तो ये तीनों चीज के कारण कोई अधिगम होगा तो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम के लिए क्रियाओं एवं अनुभवों से जो व्यवहार में हमारा परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, अधिगम। अब तो क्लियर हो गया होंगे अधिगम से। हमने लिख दिया, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, बट नॉट थ्रू द इमोशन, मोटिवेशन एंड मैच्योरिटी। अब तो हम लोगों के पास निश्चित ही आप सब समझ गए होंगे, जो शिक्षण किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, और अधिगम के जो साधन जो हैं, याद रखिएगा, ये अनुभव और क्रियाएं हैं। अनुभव का स्रोत क्या है, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। आप जानते होंगे हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे ज्ञान इंद्रियां हैं। क्रिया क्या है, तो कर्म इंद्रियां हैं।
कर्म और जो इंद्रिय, कर्म इंद्रियां जो हैं, इन्हीं दोनों के द्वारा अधिगम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम का साधन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अनुभव एवं क्रियाएं। और फिर अगर पूछा जाए अनुभव का स्रोत क्या है हमारा, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां। आप तो क्लियर हो गए होंगे सब। अनुभव जो होता है ये ज्ञान मीमांसा कर्म से लिया, ज्ञान मीमांसा से लिया गया है ये अनुभव। अनुभव का सिंपल सा कहें, जो ज्ञान के जो स्रोत होंगे, ज्ञान के स्रोत से ही हमें अनुभव प्राप्त होगा। दूसरा क्या होगा, ज्ञान के स्रोत में हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी? क्रियाशील होंगी। ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता से, ज्ञान के स्रोत से क्या हुआ? हमारी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो गई। इसी को आप देखेंगे दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे, आप मनोविज्ञान में इसका अध्यापन होगा। तो सिंपल सा अगर ज्ञान का आप लोगों में सब जानते होंगे, ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत लोग जान रहे हैं। तो ज्ञान का अगर कह सकते हैं तो सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव फिर क्या कहिए? सर ठंडक लग रही है। सत्य क्या है? ठंडक है। हम उसका जो अनुभव कर रहे हैं वही तो क्या है? हमारा ज्ञान है। यही तो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, सत्य का अनुभव। अब हम लोग फिर अगले टर्म पे एक और बात कर लेते हैं, क्या? तो एक्सपीरियंस। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, इतने अनुभव पीजी करते करते आप लोगों को बहुत चीजों का अनुभव हो गया होगा, हो गया है ना? इधर उधर देखने का अनुभव हुआ कि नहीं? अच्छी अच्छी चीजों को तो जरूर आप देख रहे होंगे। हमारा कहने का भी कुछ और नहीं है, हमने कहा अच्छे अच्छे फूल को देखना तो आपको अच्छा लगता है ना, इसीलिए बोले। अब एक्सपीरियंस, इसमें आपको बहुत अधिक एक्सपीरियंस होगा। फूल का मीनिंग आप समझें। अब हमने क्या लिखा देखिए, the things that you have done in your life, the knowledge or skill that you get from seeing or doing something। पहले ही हमने कहा है, आप जिसको देख के या उस कार्य को करके जो आपको अनुभव मिलता है वही क्या है? आपको एक्सपीरियंस है। जीवन में किए गए कार्य, किसी कार्य को देखने अथवा करने से प्राप्त ज्ञान अथवा कौशल का अनुभव या तजुर्बा जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस कहते हैं। हर समय याद रखिएगा, अनुभव की गहनता ज्ञानेंद्रियों की तत्परता और एकाग्रता पर निर्भर करती है। जैसे आप ये अगर सीढ़ी चढ़ के यहां तक आए हैं, इसी में से कुछ बच्चे होंगे जो क्या किए होंगे? वो एकाग्रचित होंगे, वो सीढ़ी गिनते चले आए होंगे। अगर उनको पूछें कि कितनी सीढ़ियां पार करके आए तो बता देंगे सर हम तो 23 सीढ़ी चढ़े। इसका मतलब क्या है? वो एकाग्रचित होकर वर्क कर रहे थे, वो ऊपर चढ़ भी रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे? काउंटिंग भी कर रहे थे। उनके अंदर यह तत्परता थी जो हम यहां से वहां ऊपर तक जाएंगे, इसमें कितनी सीढ़ियां होंगी। और यही दो चीज उनको क्या दिलाया? उनको अनुभव प्रदान किया। अगर हम चुपचाप आंख बंद कर लेंगे, ऐसे किसी के सहारे चढ़ के ऊपर तक आ जाते, क्या हमको अनुभव होता कि कितनी सीढ़ियां हैं? या हम जान पाते? हमने तत्परता नहीं होती जानने की, और हमारे पास खर्च करने में क्या होगा? अनुभव तजुर्बा की कमी होगी तो नहीं हो पाएगी। अब अनुभव का परिणाम जो होते हैं क्या होंगे? अधिगम कहा जाता है। हमने सीखा ना हमारी सीढ़ी कैसी थी, अनुभव हुआ, इसका परिणाम ही क्या है? अधिगम है। बच्चे को भी अगर अनुभव होगा तो उसका अधिगम क्या होगा? अधिगम कहा जाएगा। अधिगम, अब छोटा सा थोड़ा सा टॉपिक हम लोग अधिगम अनुभव पर भी कर लें, लर्निंग एक्सपीरियंस पे भी कर लें। तो सबसे बीसी ब्लूम याद रखिएगा, अनुभवों को कक्षा के अंतर्गत
तथा कक्षा से बाहर प्रदान किया जाता है, जिससे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। उस अधिगम को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जैसे आपको बच्चे को क्लास में पादप के विभिन्न बाहरों के बारे में पढ़ाना है। अगर आप बच्चे को बाहर ले जाएं, किसी पादप को साथ में ले लें और तब उसको कहें ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फूल है और ये फल है। अब बच्चे को वो अनुभव हुआ और अनुभव होगा, क्या हो जाएंगे आपके लिए? क्या है अनुभव? तो क्या है आपके पास? अनुभव का ही परिणाम क्या हो जाएंगे? अधिगम हो जाएंगे। तो चाहे बच्चा हमारे क्लास के अंदर हो या कक्षा से बाहर हो, अगर उनको अनुभव अच्छा होगा, स्वाभाविक है उनके अधिगम के स्तर बहुत ही अच्छे होंगे। याद रखिएगा, अधिगम जो होगा वो साध्य होगा, जबकि अनुभव साधन होगा। दो चीज बारीकी से ध्यान रखें। हमने कहा अधिगम को साध्य और अनुभव को साधन। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या आपसे अगर पूछ दे जो अध्यापन में साध्य और साधन क्या होना, तो आपको बताना पड़ेगा। साध्य के रूप में तो सर हमारे पास अधिगम है, जबकि अनुभव जो हमारा है ये साधन के रूप में आएंगे। इसको इंग्लिश में भी आप परिभाषित कर सकते हैं, एक्सपीरियंस which are gained in the classroom and outside the classroom for teaching objectives are product learning experience। आप क्लियर हुए कुछ हद तक तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि एक्सपीरियंस आखिर कहते किसको